हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2026 में देंगे और सब्जेक्टिव का तैयारी बिल्कुल नहीं किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम साइंस की मोस्ट और वेरी 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 इंपोर्टेंट प्लस में गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले और ये सभी आपके क्वेश्चन बैंक से है। तो ये अंतिम मौका है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम मोस्ट भेविया है, तो पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा और इस तरह के डेली वीडियोस पढ़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इस तरह के वीडियोस मिले और अपनी तैयारी को आप शानदार कर सके। आइए सेशन को शुभारंभ करते हैं, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए साइंस में जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस में बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के चुने गए क्वेश्चंस हैं, तो आप अंत तक देख लीजिएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चन जो है ना, परीक्षा के लिए रियली बता रहे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। और एक खास बात कि ये सभी का आंसर इतना आसान आसान दिया गया है कि आप देखते ही याद कर लेंगे, इसलिए अंत तक देख करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच ध्यान दीजिएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और बहुत आसान आंसर है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? सिंपल सा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझे ना? क्या कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या करता है बाबू, विस्थापित करता है, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट का विलयन, मतलब दोनों का जब अभिक्रिया करवाएंगे ना तो हमें कॉपर सल्फेट की जगह पर क्या फेरस सल्फेट मिलता है, प्लस में कॉपर मिल जाता है। यहाँ पर Fe जो है क्या है, Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो कि कॉपर को Fe विस्थापित कर देता है। सिंपल सा याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की अभिक्रिया वाला प्रश्न जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी प्रश्न है। बाबू देखिए, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, 2025 के बोर्ड परीक्षा में 6 अंक में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2025 में पूछा गया तो 26 में नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है ना। काफी जगह पर आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बहुत सारा ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा समझिएगा कि दृष्टि दोष क्या है। सिंपल सा कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु या फिर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, अगर आपके आंखों में दृष्टि दोष हो जाए, किसी की आंखों में दृष्टि दोष हो जाए, तो ना तो निकट की वस्तु दिखना बंद हो जाएगा या फिर दूर की वस्तु दिखना बंद हो जाएगा, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा दोष जिससे, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर नहीं बनता, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। और देखिए, मानव के नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होता है, ये 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम देख सकते हैं, और दूर बिंदु तो क्या हो जाता है, अनंत, मतलब बहुत दूर तक की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है और याद भी होगा। अब बात आता है कि यह कितने प्रकार का होता है। क्या आप जानते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, जरा बताइए तो। लीजिए, आपके आंसर का जवाब यहाँ पर है, सॉरी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर है कि दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। क्या होता है कि दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है वर्णांता या फिर आबिंदुकता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? आबिंदुकता कह सकते हैं, ठीक है ना, आबिंदुकता। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत जरूरी प्रश्न है, ठीक है। आप 3 भी लिखेंगे काम चल सकता है, 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, तो ये प्रश्न का आंसर जरूर लिखिएगा। आइए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत बेहतर करेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल सा एक लाइन में आंसर है, देखिए ना, देखते ही याद होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ पर्याप्त ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का तो निर्माण होता ही है, उसके साथ उष्मा का भी निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, देखिए ना, ये दोनों का रिएक्शन
होकर के अभिक्रिया होकर के उत्पाद तो बना, लेकिन इसके साथ में उष्मा भी उत्पन्न हो गया, तो इसे ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए ना? तो ये चीज आप लोग एकदम आसानी से याद रखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि साग सब्जी सब जो होता है ना, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, समझे ना? ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण ही क्या होता है, साग सब्जी सब जो है ना विघटित होकर के, ठीक है ना, सरगल करके कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग, उष्माशोषी। देखिए उष्माक्षेपी या फिर उष्माशोषी, दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में केमिस्ट्री में जरूर पूछा जाएगा, एक प्रश्न फिक्स है। आइए पढ़िए। देखिए बाबू, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है ना? उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल सा, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है ना, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, समझे ना? मतलब जो अभिक्रिया हम करवाएंगे ना, उसके लिए उष्मा का जरूरत होगा। समझ गए क्या चीज? कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा का जरूरत हो, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। और उष्माक्षेपी में जस्ट इसका उल्टा होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्पन्न हो, उष्मा उत्सर्जन हो, ठीक है, और जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उसे उष्माशोषी, और जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो उसे उष्माक्षेपी। सिंपल सा आप लोग याद रखेंगे। मान लीजिए हमको, ठीक है ना, कार्बन प्लस में जल को अभिक्रिया करवाना है, तो इसके लिए उष्मा का जरूरत होगा, तब जाके ये चीज प्राप्त होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ठीक, तो ये भी बीवीए प्रश्न था, आप लोग को याद कर लेना है। बाकी आसान इतना आंसर है ना कि आप लोग 1 सेकंड में याद कर सकते हैं ना। देखिए प्रश्न संख्या 5, ये फिजिक्स का बार बार परीक्षा में आने वाला प्रश्न, और यहाँ से काफी सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी क्लियर होगा, इसलिए पूरा वीडियो को देख के जाइएगा, है ना? क्योंकि आज का तैयारी आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा बेहतर तरीका से, समझ गए ना? देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों दर्पण जो है ना, इसका दो दो को उपयोग बताना है। क्या बताना है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों का दो दो उपयोग बताना है। ठीक है, जरा बताइए तो इसका उपयोग क्या होगा? यहाँ पर आंसर दिया गया है सिंपल सा, कि उत्तल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ आंसर ही लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग को हेडिंग बना के लिखना है। जितना सजा के लिखिएगा ना, नंबर उतना ज्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे। हेडिंग बना दीजिएगा कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, पहला उपयोग कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल या फिर कोई भी गाड़ी मान लीजिए, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समझ गए ना? साइड मिरर मतलब जानते हैं ना, पिछले वाले वस्तुओं को, चीजों को देखने के लिए, ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। ओके, और क्वेश्चन दूसरा उपयोग देखिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना, किसी भी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। मान लीजिए कोई भी बड़ा वस्तु है, उसका छोटा प्रतिबिंब देखना है ना, तो इसके लिए हमको किसका जरूरी करना पड़ेगा? सर जी उत्तल दर्पण का यूज करना पड़ेगा। समझ गए ना? पहला उपयोग कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और दूसरा उपयोग कि उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। समझ गए ना? उत्तल दर्पण का दो उपयोग कंप्लीट है। अब आएंगे अवतल दर्पण पे। कहां पर? क्योंकि यहाँ पर 3 दर्पण का ना बताना है। जी सर, आइए बताइए बाबू, अवतल दर्पण का दो उपयोग। आप तो हंसते खेलते 5 को 7 उपयोग बता दीजिए, लेकिन दो उपयोग जरूरी है तो बता दे, ठीक है ना? देखिएगा हेडिंग बनाना जरूरी रहेगा कि अवतल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। सिंपल सा, समझ गए ना? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और दूसरा उपयोग देखिए बाबू, अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना, डॉक्टरी क्षेत्रों में नाक गला, कान गला, दांत इत्यादि को जांच करने के लिए, ठीक है ना, मतलब उसका फिगर देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण से तो पता होगा इससे कैसा प्रतिबिंब, बड़ा या छोटा बनता है? सर इससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना, तो किसी भी चीज का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक उपयोग आप लोग कहेंगे सर जी वाहन के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए ना? एक उपयोग कहेंगे सर जी सर्च लाइट में जो है ना, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो नॉर्मली आप 4-5 उपयोग याद कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है अवतल दर्पण के 4 उपयोग बताइए, आप लिख दीजिएगा आसानी से, वेविया है। समझ गए ना? तो उत्तल और अवतल कंप्लीट है। आइए समतल पर फोकस कीजिएगा। इसी टाइप से लिखेंगे
कि समतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है, कौन कौन सा? उत्तल अवतल का तो जानते होंगे, लेकिन समतल जानना जरूरी है। हमें लगता है कि आप लोगों को याद नहीं होगा कि समतल दर्पण का उपयोग एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। क्या बाबू? कि समतल दर्पण का उपयोग जो होता है ना, मान लीजिए एगो से अधिक प्रतिबिंब बनाना है ना, तो किसका यूज करेंगे? तो इसके लिए सर जी समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। बहुत सुंदर। और दूसरा उपयोग क्या है कि अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग जो अपना फेस देखते हैं ना, उसमें कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो उसमें समतल दर्पण का यूज करते हैं। समझ गए ना? ओके, तो अपना दर्पण, अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का यूज करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। समझ गए ना? समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है ना, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कोई विद्यार्थी जानते हैं? इसमें बाबू आभासी, सीधा तथा बराबर। ठीक है ना, कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा बराबर, जिसे काल्पनिक भी कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। समझ गए ना? तो उत्तल, अवतल और समतल दोनों, तीनों दर्पण का दो दो उपयोग हो गया, जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा संभावना है, आप लोग इसलिए घोल के पी जाइएगा। एक एक प्रश्न को आज अंत तक देख करके पूरा 20 क्वेश्चंस को आप लोग क्या करना है पता है? पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये सीरीज डेली आएगा, तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह के लाभदायक वीडियो डेली मिल सके और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर कर सके। समझ गए ना? तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा जो इस तरह की तैयारी नहीं की है। देखिए प्रश्न संख्या 6 आएगा एग्जाम में। समझ गया ना? कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। देखते ही आंसर याद हो जाएगा। जी हाँ, आप यकीन मानिए, जरा इसका आंसर तो देखिए। क्या सर लिखेंगे? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। देखिए बाबू, आप तो जानते होंगे ना कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पे पतला होता है, अवतल जस्ट इसका उल्टा। समझ गए ना? कि सर अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पे मोटा होता है। देखिए ये तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में बहुत पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक। चलिए सर, ये भी मामला कंप्लीट है। और ये तो जरूर पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और ये नहीं पढ़े होंगे, ऐसा हो नहीं सकता, कि उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है और अवतल लेंस का यूज सर जी निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। समझ गए ना? उत्तल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में, और अवतल लेंस का प्रयोग सर जी निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो क्या कहेंगे, याद हुआ कि नहीं? हम तो 99% विद्यार्थी कहेंगे सर जी ये प्रश्न हमको एकदम एक बार में याद हो जाएगा। और ये याद हो गया तो यहाँ से काफी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, और सब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग एकदम बना दीजिएगा, क्योंकि इतना आसान प्रश्न है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अभी तो 6 हुआ है, पूरे 20 क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसलिए एक भी प्रश्न आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। बाबू प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न परीक्षा में आएगा ना, तो आपका कलम रुकना नहीं चाहिए। इतना रफ्तार में लिखेंगे तो पढ़े रहिएगा तब नहीं। देखिए बाबू, 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं? देखिए शुद्ध सोना को बाबू 24 कैरेट का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, ये 24 कैरेट का होता है। ठीक है, और ये बहुत मुलायम और नरम होता है। ये जो होता है बाबू 24 कैरेट का सोना क्या होता है? ये बहुत मुलायम और नरम होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना बाबू? इससे क्या होता है बाबू? आभूषण नहीं बनाया जा सकता, और इसलिए इसको कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है, ताकि आभूषण बन पाए। ठीक है ना? आभूषण बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है 24 कैरेट के सोना में। ठीक है ना बाबू? चलिए, और हमारे देशों में आभूषण बनाने के लिए प्रायः कितने कैरेट का प्रयोग किया जाता है? फिलहाल 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है, जहां पर आभूषण बनाने में 22 भाग सोना का तथा 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो 24 कैरेट सोना से आप लोग समझ गए ना, ये एक शुद्ध सोना होता है। समझ गए? और ये बहुत मुलायम और नरम होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। और इसको कठोर बनाने के लिए, समझ गए, आप लोग आभूषण सब देखते होंगे, हमारे पास तो फिलहाल नहीं है, तो ठीक है, तो वो कठोर होता है, इसलिए इसको कठोर बनाने के लिए तांबा और चांदी मिलाया जाता है, ताकि आभूषण बन पाए। और फिलहाल हमारे देशों में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आभूषण का 22 भाग सोना का तथा 2 भाग चांदी का होता है। हमको लगता है ये आप देखते ही देखते कहेंगे सर जी याद हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसे ही सभी प्रश्नों को याद कीजिए। समझ गए ना? मतलब घोल के पी जाइए। नेक्स्ट, ओजोन परत क्या है? हमें लगता है आपको ये प्रश्न नहीं याद होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, याद कीजिए कि ओजोन परत क्या है। आपसे क्या पूछा जा रहा है बाबू मेरे? चलिए बहुत अच्छा। क्या था सर? कि ओजोन परत क्या है? सिंपल सा, देखिए बहुत
शानदार आंसर, बहुत शानदार आंसर सब लाए हैं कुछ, कि आपके लिए एकदम बउआ वाला आंसर सब लाए हैं, एकदम आसान आसान। ठीक है, देखिए कि ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है। ओजोन क्या है? ओजोन जो है ना एक ऑक्सीजन का ही एक रूप है, और ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। क्या चीज? ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है, अपरूप है, समझ गए ना? क्या कि ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है, ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन का सूत्र जानते हैं? ये O3 होता है। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन का अणुसूत्र, आप कहेंगे O3। मामला कंप्लीट है ना सर? और आगे कि ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है, जो परावैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि ओजोन परत हमको किससे रक्षा करती है, आप कहेंगे परावैंगनी किरणों से हमारा जो है ना रक्षा करता है। कौन? तो ओजोन परत। कोई दिक्कत? बहुत आसान आंसर है सर, और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा और सब्जेक्टिव तो दूर हो ही जाएगा। समझे ना कि ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है, ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और प्यारे विद्यार्थियों कि ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, और ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है, जो परावैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये VVI क्वेश्चंस है, आपको एकदम हर हाल में याद होना ही चाहिए। समझे ना? आइए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपके बीच, आपको तो ये प्रश्न याद होना चाहिए था कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से होता है प्रकाश का वर्ध विक्षेपण, ये दोनों में से एक परीक्षा में पक्का आएगा। ठीक है, देखिए बाबू, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कुछ तो बोलिए, आंसर में जवाब दीजिएगा। कि जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर, समझे ना, जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझे ना? जब प्रकाश की किरण जो है बाबू किसी भी कण से टकराता है और प्रत्येक दिशा में, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ते ही होंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? कोई विद्यार्थी जानते हैं सर कि कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का हर हर महादेव। देखिएगा यहाँ पर, समझे ना? हाँ, तो प्रकीर्णन कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखता है। और प्यारे विद्यार्थियों की वायुमंडल में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है वायुमंडल में। कोई दिक्कत? कहेंगे सर कंप्लीट है। एक बार में याद करना है, ऐसा ऐसा आसान आसान परिभाषा लाए ना, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, आइए नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। 5वां 6ठा का विद्यार्थी भी इस चीज याद कर सकता है। ठीक है, नहीं सभी प्रश्न को आप लोग तो कहेंगे सर जी हम लोग 2 मिनट में याद करें, ऐसा ही है। देखिए प्रश्न संख्या 11, बाबू पीएच स्केल क्या है और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? जानिए पीएच स्केल। आप सभी बहुत पढ़ रहे हैं कि अम्ल का पीएच मान, जल, ठीक है, जल का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान, उदासीय विलयन का पीएच मान। आखिर पीएच स्केल क्या होता है? आइए जानिए। इसका आंसर बहुत शानदार लिखा गया है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात, समझे ना? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। कोई दिक्कत? बताइए, एक बार फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इसको याद करना है ना सर। बताइए, बहुत अच्छा। यहाँ पर कहेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, और बाबू उदासीन विलयन का पीएच मान गुरुजी 7 होता है। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान, ठीक है ना, 7, 0 और 7 के बीच, मतलब 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, ये 7 से कम। जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान ये सदी 7 से अधिक। समझ गए ना? कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए ही पीएच करने वाले, ठीक है ना, सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को क्या कहते हैं बाबू? पीएच स्केल। और ये सब तो आप नॉर्मली जानते ही होंगे। आइए अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, VVI प्रश्न है। देखिए जितने भी प्रश्न लाए गए एकदम परीक्षा के लिए गेस करके एकदम चुना गया, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न लाया गया है। प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों को लिखिए। और एक प्रश्न आपको और याद कर लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है।
ठीक है, उसका भी आंसर शायद आगे होगा। फिलहाल इस प्रश्न को तो आप घोल के पी जाइए। देखिए बाबू, आंसर का लिखने से पहले लिखेंगे आप लोग कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार है, इस प्रकार, समझे ना। सबसे पहला गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। क्या हो जाएगा पहला गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। और ये चीज तो आप पता होगा, ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है। ये रेखाएं कैसी होती है? बंद वक्र, समझे ना, टेढ़ा होता है लेकिन बंद होता है। ठीक। तीसरा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, समझे ना, जैसे समांतर रेखा होता है ना, ठीक इसी प्रकार बाबू होता है क्या सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा गुण याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुव पे अधिक होता है और चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। समझे ना क्या चीज, कि चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है ये दोनों ध्रुव पे अधिक होता है और चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ये 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आप एक बार अच्छा से पढ़ लेंगे तो याद होने की तो गारंटी है ही। नेक्स्ट पे आइएगा। देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी, क्या आप शाकाहारी है कि मांसाहारी, बताइएगा। देखिए बाबू, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का और आप आसानी से बिना देखे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा से लिख देंगे। हाँ, तो शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित करें। बाबू, शाकाहारी क्या होता है कि वे जीव जो अपना भोजन पौधे, पेड़ या पौधों के उत्पादों से ग्रहण करता है उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या सर, बकरी, हाथी, टिड्डा, सभी को कभी देखे हैं मांस खाते हो? नहीं, बकरी सिर्फ घास खाती है, हाथ भी यही सब पेड़ पौधा की टहनी सब खाता है। ठीक है, तो बाबू याद रखिएगा कि वे जीव जो अपना भोजन पेड़ या पौधों के उत्पादों से ग्रहण करता है ना उसे शाकाहारी कहते हैं। ये एग्जाम्पल। और मांसाहारी तो आप समझिए गए होंगे, मांसाहारी, मांस का आहार करने वाला मांसाहारी, समझे ना, कि वे जीव जो अपना भोजन दूसरे या फिर अन्य जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं तो उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हो जाएगा, बाघ, सर्प आदि, ठीक है ना, और कुछ मनुष्य भी इसमें शामिल हो जाएगा, समझे ना, ये चीज होता है, सभी नहीं। तो शेर देखिए सिर्फ मांस खाता है, बाघ भी, सर्प भी, मेढक सब, तो ये चीज हो जाएगा ये मांसाहारी। सिंपल सा है। आइए 14 नंबर प्रश्न, बायोलॉजी का ये काफी बार, लगभग 3-4 बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इसको वीवीआई करना है और आपको याद कर देना है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए और उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग का नाम लिखिए, मतलब किससे उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, तो उत्सर्जन नॉर्मली सी चीज है क्या कि शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है ना, शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ही, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को ये शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। सिंपल सा। और उत्सर्जन का 2 प्रमुख अंग क्या सब हो जाएगा, एगो वृक्क भी उत्सर्जन का अंग है, एगो फेफड़ा भी उत्सर्जन का अंग है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उत्सर्जन के 2 अंग कौन कौन से, एगो वृक्क हो जाएगा और दूसरा फेफड़ा हो जाएगा। ठीक ना, तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आप जरूर याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है उत्सर्जन वाला। हार्मोन क्या है, 2 पादप हार्मोन के नाम लिखिए, ये भी इंपोर्टेंट है। इसी तरह प्रश्न संख्या 15 कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, 1 लाइन का आंसर है, 1 सेकंड में याद कर लेंगे। बताइए, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, कुछ समझते हैं? हम ऐसे समझते हैं कि वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो स्वयं नहीं लेता है, समझे ना, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं, समझे ना। तो वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 15 को प्रश्न पढ़ चुके हैं, 20 प्रश्न को पढ़ना है। कितना क्वेश्चंस को पढ़ना है? 20 क्वेश्चंस, और ये 20 के 20 आपको याद होना चाहिए, तब आप परीक्षा में 100/100 का सपना साकार कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है ना, ये याद हो जाएगा तब आप 400 पार का सपना साकार कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लिमिटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है पता कि पढ़े वही जो परीक्षा में आए, तो ये सब वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बहुत दिन से पढ़ते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं आज जान जाएंगे। ठीक है, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। सिंपल सा आंसर 1 सेकंड में याद होगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है, समझे ना, जब प्रकाश की किरणें जो है ना किसी उत्तल लेंस में, जब मान लीजिए प्रकाश का वेग जाएगा ना तो वहां से टकरा करके परावर्तित नहीं होता, वो अपवर्तित हो जाता है, समझे ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का वेग आया और ये इससे बाहर निकल कर यहाँ पर आ गया, समझे ना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है ना तो वह प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है। जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस पे आप जो है ना जितना भी टॉर्च जलाइएगा तो सब प्रकाश जो है उत्तल लेंस से जाने के बाद एक एक बिंदु पे मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर सब एक बिंदु पे जा रहा है, तो इसी को इसलिए क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तल लेंस से आने वाली किरणें, ठीक है ना, उत्तल लेंस के दूसरी तरफ एक ही बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नॉर्मल सा है, याद रख लेंगे और चित्र भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। और ऐसे अगर आप बना दीजिएगा ना 2 अंक के बदले हमको लगता है 3 अंक भी आपको मिल जाएगा, इसलिए इस चीज को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तल और अवतल लेंस को जो है ना क्यों कहते हैं दूसरा नाम, इसको जान लीजिएगा तो एक प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस जो होता है इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। नॉर्मल सी बात है कि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, अवतल लेंस कैसा होता है आप सभी सीख लीजिए, ऐसा अवतल लेंस होता है, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। ठीक, तो जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है ना, तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है। मतलब यहाँ पर प्रकाश किरण इससे गया ना, इसके पड़ने के बाद इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब सब एक बिंदु पे नहीं मिलेगा, सब अलग अलग चल जाएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नॉर्मल है, आप लोग 1 सेकंड में याद कर सकते हैं, नहीं 1 सेकंड से ज्यादा में, लेकिन याद कर लीजिएगा। देखिए बाबू, संयोजन अभिक्रिया क्या है और एक एक उदाहरण दीजिए, ये वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, ये सब एकदम इंपोर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, बहुत आसान है, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक समझते हैं ना, रासायनिक समीकरण के बायां और दाहिना होता है ना, तो बायां पक्ष वाले को अभिकारक कहते हैं। और ऐसे भी याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। इधर आपका ये अभिकारक हो जाएगा, समझे ना। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उसको उत्पाद कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, समझे। तो बाबू मेरे याद रखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। यहाँ पर कितना भी अभिक्रिया मिल जाए लेकिन इसके फलस्वरूप सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थ बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, नेक्स्ट पाइएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन का सेवन कराएंगे तो ये CO2 बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा संयोजन का एग्जाम्पल। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19, वियोजन अभिक्रिया क्या है बताइए। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन सिंपल सा, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूट करके, ठीक है ना, या फिर अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का दूसरा नाम जो है ना, अपघटन भी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, समझ गए ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे समझे ना, अपघटन अभिक्रिया करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न है ना, बहुत इंपोर्टेंट है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है। आप एक बार में प्रश्न पढ़ेंगे और याद ही हो जाएगा। देखिए बाबू, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उचित मात्रा में स्राव नहीं होता है ना, तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मतलब समझ रहे ना कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये मधुमेह होता है। ये तो आप ऑब्जेक्टिव में याद किए ही होंगे, और यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाए, उचित मात्रा में नहीं हो, तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ऐसे रोगी के रक्त में, ठीक है ना, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, जिसके शरीर में अगर मधुमेह हो जाता है ना, तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, और मधुमेह अस्थायी रूप से कभी ठीक नहीं होता। जब ये बीमारी हो जाता है, कितना भी दवा होने के बाद ये ठीक नहीं होता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आपके लिए है, बताइएगा कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, रक्त में अगर मान लीजिए आयरन का कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग हो सकता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के इस वीडियो में हमने आप सभी को टॉप 20 साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, और अगर आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर करना चाहते हैं ना, ये 20 के 20 प्रश्न आप लोग एकदम घोल के पी जाइएगा। ठीक है, और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस तरह के VBA क्वेश्चन और वही प्रश्न जो परीक्षा में आ जाए, तो आप प्लीज अभी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज डेली आता है। और प्लीज जो भी दोस्त आपके हैं ना जो 10th में है और तैयारी बेहतर नहीं किया, प्लीज शेयर कीजिएगा। और बाकी आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो आपके लिए आ जाएगा।
बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी महत्वपूर्ण और VBA क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।